Hello guys, again we will continue this video. So this is a part 2 of medicine revision video, and I will, you can see the hemodynamics. And जैसे हम बात कर रहे थे हीमोडायनेमिक्स की, तो नॉर्मली एओर्टिक वाल्व ओपनिंग प्रोड्यूस नो साउंड। ठीक है, कोई साउंड आवाज़ नहीं करती है जब एओर्टिक वाल्व जब खुलते हैं तब। बट जब समटाइम्स बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व कैन प्रोड्यूस इजेक्शन क्लिक्स, मतलब कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल इन एओर्टिक स्टेनोसिस, जिसकी वजह डीजनरेशन एंड कैल्सिफिकेशन इनकम्प्लीट, जिसकी डीजनरेशन हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन मान लो हो जाता है, तो उसकी वजह इनकम्प्लीट एओर्टिक वाल्व ओपनिंग। जो एओर्टिक वाल्व जो खुलते हैं वो इनकम्प्लीट खुलते हैं, पूरी तरीके से नहीं खुल पाते। सो उसकी वजह से एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है एंड बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। और उस ग्रेडियंट जो रहता है वो 40 mm ऑफ एजी, मतलब कि प्रेशर जो रहता है वो 40 से ज़्यादा रहता है। और ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, मतलब सो बस यही है कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज ये हो जाता है। उसमें जैसे मैरो में बताया है कि एक रूल है जिसका नाम है 44-1 रूल, सीन इन सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस। वो क्या रूल है? अब मीन ट्रांस valvular pressure gradient is more than 40 mm of Hg. Peak flow velocity across the valve is more than 4 meter per second. Aortic valve surface area is less than 1 centimeter square. ध्यान से सुनना, 40-4-1, मतलब कि मीन ट्रांसवॉल्वुलर प्रेशर ग्रेडियंट है वो 40 से ज़्यादा होता है। पीक फ्लो वेलोसिटी अक्रॉस द वाल्व इज 40-4 मीटर पर सेकेंड है। एओर्टिक वॉल का सरफेस एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है। कंपेंसेशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एट एक्सपेंस ऑफ कैविटी साइज, ये क्या था? टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट, वो उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो मास है वो बढ़ जाएगा। कंपेंसेशन। अब सिम्टम्स की बात करें तो माइल्ड अगर मॉडरेट एएस है, आर्टरियल स्टेनोसिस, तो यूजुअली कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, ए सिम्टोमेटिक है, जैसे यहाँ पे दिया गया। अगर सीवियर केसेस है तो सिम्टोमेटिक हो सकता है। अगर वेरी सीवियर केसेस है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल हो सकता है, मतलब एलवी फेलियर। अब एएसडी की बात करें, एएसडी का एक और रूल रखता है, जैसे उसमें 44-1 रूल था, 40-4-1, इसमें ऐसा 5-3-2 रूल, मतलब 5-3-2। चांस ऑफ सर्वाइवल इफ सर्जरी इज नॉट डन। व्हाट चांस ऑफ सर्वाइवल, मतलब क्या चांस है सर्वाइव जीने की अगर वो सर्जरी नहीं करवाते हैं तो एएसडी में। एटिक जो है वो उसमें एएसडी में, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में जो मतलब बताया है, तो विद इन 5 years फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ एंजाइना फर्स्ट सिम्टम्स अनलाइकली टू सर्वाइव। अगर 5 साल के अंदर ही, मतलब फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ एंजाइना, सो हम कह नहीं सकते कि कोई अनलाइक टू, लगता नहीं है कि जी पाएगा। अगर 3 साल के अंदर सिंकोप आया है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, अनलाइकली टू सर्वाइव। अगर 2 साल के अंदर अगर डिज्निया हुआ है, अनलाइकली टू सर्वाइव। ये इसके नियम है। नोट, एओर्टिक स्टेनोसिस प्रेशर ओवरलोड कंडीशन होता है, जिसकी वजह से पाल्पेशन नॉट सीन एज इट इज सीन इन अ वॉल्यूलर, सीन इन द वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन। मतलब कि एएस में सही सीधी बात, ये पाल्पेशन नहीं दिखता है, बाकी सारी चीज़ें दिखती है। एसोसिएट कंडीशन, एएस के साथ में क्या क्या चीज़ें ऐसी कंडीशन है जो एसोसिएट होती है। गाइस आप देखते हो कि एट्रियल फिब्रिलेशन, मतलब कि जो होता है वो एसोसिएट कंडीशन होता है। सिस्टमिक हाइपरटेंशन वो एक एसोसिएट कंडीशन होता है। अब एएफ क्या होता है? फेटल इन पेशेंट विद एओर्टिक स्टेनोसिस, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट इज सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, कार्डिक आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करता है। सिस्टमिक हाइपरटेंशन कैन मास्क द एओर्टिक स्टेनोसिस। अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, मतलब जो ब्लड प्रेशर है वो अनकंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से एओर्टिक प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, फॉल्सली लो प्रेशर ग्रेडियंट, हैंस स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज नीडेड। सो स्ट्रिक्ट जो कंट्रोल, हमें ना बहुत ध्यान रखना कि बीपी थोड़ी सी भी नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एएस में ध्यान रखना। अब जांचें कौन सी करेंगे अपने जानते हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, तो ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ठीक है, इसमें 44-1 वाला रूल लगेगा। ठीक है, एंजियोग्राम, एंजियोग्राम करवाएंगे टू डिटेक्ट द एर्थरोस्क्लेरोटिक चेंजेस इन द कोरोनरीज। सीटी एंड आर्थोग्राम इन बाइकस्पिड वाल्व पेशेंट टू रूल आउट आर्थ्रोपैथी, कुछ आर्थ्रोपैथी करनी है उसमें।
एक है डोब्यूटामाइन स्ट्रेस इको, ये होता है, इसमें क्या करवाते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन द माइल्ड एएस एंड वेरी सीवियर एएस, ये जांच होती है जिसमें पता लगता है कि सीवियर कंडीशन है, माइल्ड कंडीशन है। नोट इन वेरी एएस लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्स हो जाता है, आपने जैसे ऊपर कहा था, सो लो फ्लो लो ग्रेडियंट एएस देखते हैं। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या है एड्रियल स्टीनोसिस के। जैसे बात करें पल्स की, तो पल्स स्लो राइजिंग पल्स दिखती है, ये इसके टेबलेट फॉर्म में काफ़ी अच्छा बताया है मेरे को, आप देख सकते हो। अच्छी ये पीडीएफ है जो मैंने रैपिड रिवीजन की आपके सामने खोली है, आप इस पे काफ़ी अच्छा तैयारी भी कर सकते हो, और मैं भी खुद इसी पे मतलब अपनी खुद की प्रिपरेशन चल रही है, वैसे आपकी भी चल रही है। तो इंटरेस्टेड हो तो कंटिन्यू रखो, वरना फिर आपकी मर्जी। तो पल्स जैसे रहती है वो स्लो राइजिंग पल्स रहती है, मतलब धीरे धीरे पल्स बढ़ती रहती है। सीवियर एएस में पल्सस टार्डस करके होता है। वेरी सीवियर में क्या होता है, पल्सस पार्वस एट टार्डस, बहुत कठिन नाम है पर याद रखने पड़ेंगे। तो सीवियर मतलब बहुत खतरनाक है तो टार्डस दिखेगा, ठीक है। पर अगर वो वेरी सीवियर है, एक तो सीवियर हुआ, एक वेरी सीवियर हुआ, उसमें पार पीबी ऐसा, पल्सस पार्वस इट टार्डस, अच्छा बहुत भयंकर है पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। तो एसोसिएट विद द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है, हाई होता है बीपी क्योंकि मास एओर्टिक स्टेनोसिस है। जेवीपी की बात करेंगे नॉर्मल दिखेगा, मे बी एलिवेटेड इन वेरी टर्मिनल स्टेज ओनली, बढ़ सकता है पर लास्ट स्टेज में, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। एपेक्स में हैविंग एपेक्स, हाई एम्पलीट्यूड स्टंटिंग एपेक्स। हाई एम्पलीट्यूड मतलब एपेक्स को जैसे एपेक्स बीट सुनेंगे, एपेक्स जो रहेगा वो हाई, ज़्यादा ठुक ठुक आवाज आएगी, मतलब हाई एम्पलीट्यूड सुनाई देगा। हार्ट साउंड की बात करें तो नॉर्मल है, S1 नॉर्मल दिखता है। S2 जो रहता है वो लाउड S2 बाइकस्पीड और सॉफ्ट S2 एल्डरली। अगर वो बाइकस्पीड है तो लाउड S2 सुनाई देगा, अगर सॉफ्ट सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो एल्डरली मतलब बूढ़ों में देता है। एक रिवर्सिबल या पैराडॉक्सिकल स्प्लिट होता है, P2A2 जो बंद होते हैं ना, उसी तो S2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो P2A2 जो बंद होते हैं तो सीवियर एएस उसको घोषित किया जाता है, वो S2 में। S3 की बात करें, वेरी सीवियर एएस, तो अगर वो सुनाई देगा कब वेरी सीवियर केस होगा तब, तो एलवी सिस्टोलिक फेलियर जो हो जाता है। S4 भी पॉजिटिव है, ओनली इन एओर्टिक स्टेनोसिस, सीन ओनली इन, मतलब याद रखना ये बात को कि जो S4 जो है वो हमेशा सुनाई देगी तब जब एओर्टिक स्टेनोसिस हो रखा होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। मर्मर्स की बात करते हैं तो मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मर्मर सुनाई देते हैं, इसमें कैसे कि हर्स इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, लेट सिस्टोलिक एसिटुएशन, बेस्ट हियर्ड इन द एओर्टिक एरिया एंड सिटिंग पोजीशन। पेशेंट को बिठाना है फिर सुनना है। लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएटेड टू द कैरोटिड, हाई फ्रीक्वेंसी में सॉफ्ट ब्लोइंग म्यूजिकल रेडिएट्स टू एपेक्स, गलावेरिडिन फिनोमेना, गलावेरिडिन फिनोमेना, जोरदार नाम है, GALLA वार्डिन, गाला गला से वार्डिन, गला ने वार्डिन को फिनोमिना कर दिया, जस्ट जोकिंग, गला वार्डिन फिनोमिना। सो नोट प्रोडक्शन ऑफ द हार्ट साउंड विल बी S3 S4, नॉर्मल लेस देन नॉर्मल फीलिंग फॉर नॉन कॉम्प्लिकेटेड डायलेटेड वेंट्रिकल और हाइपर कॉम्प्लिकेटेड वेंट्रिकल, फिजियोलॉजिकल S3। S4 hardly arterial across a non-stenosed valve contract vigorously in sinus rhythm into hypertrophic non-compliant non-dilated ventricle। ये नोट करना है कि प्रोडक्शन जो होता है साउंड का S3 का और S4 का, तो S4 का है वो हार्टली आर्टरियल अक्रॉस द नॉन स्टीनोज्ड वाल्व कॉन्ट्रैक्ट विगरसली इन साइनस रिदम इनटू द हाइपरट्रोफिक नॉन कंप्लायंट नॉन डायलेटेड वेंट्रिकल। ट्रीटमेंट क्या करेंगे अब, देखो सीवियर है तो फिर सिम्टोमेटिक आएगा, अगर लक्षण आते हैं तो फिर अपने को एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेडियंट जो है अगर 50 से ज़्यादा आता है, अगर 50 से कम आ रहा है तो फिर ऑब्जर्व करेंगे और फॉलो अप करेंगे अगर कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इफ प्रोस्थेटिक वाल्व इज यूज्ड, अगर मान लो प्रोस्थेटिक वाल्व नो एंटीकोगुलेंट नीडेड, अगर प्रोस्थेटिक वाला वाल्व अगर इस्तेमाल किया गया है सर्जरी के दौरान तो कोई एंटीकोगुलेंट जैसे कि एस्पिरिन, जो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, ऐसी कोई गोली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट रिसेंट अपडेट में टावी ने कहा है कि ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन, जो मतलब ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन करके है, वो जरूरी है। अब एओर्टिक रिगर्जिटेशन क्या होता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन अब अगला टॉपिक है। अब हमने एओर्टिक स्टेनोसिस कंप्लीट कर दिया, अब रिगर्जिटेशन मतलब आपको पता है कि जो ब्लड है वो वापस से ऊपर जाएगा, रिगर्जिएट करेगा। तो इसके किस किस में सीन करता है, पहली बात तो ये रखें कि सीन इन विच कंडीशन,
तो guys, seen in the aortic dissection, infective endocarditis, rupture of the sinus of Valsalva. प्रेजेंटेशन में क्या दिखता है? एक्यूट पल्मोनरी इडिमा प्लस माइनस कार्डियोजेनिक शॉक, एक्यूट एआर प्लस चेस्ट पेन, सस्पेक्ट एओर्टिक डिसेक्शन, एक्यूट एआर प्लस राइट वेंट हार्ट फेलियर, सस्पेक्ट रप्चर ऑफ द साइनस वल्सलवा। तो ये इसके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें याद रखने हैं। तो आप देख सकते हो कि व्हाट इज द एक्यूट मतलब प्रेजेंटेशन में एक्यूट पल्मोनरी इडिमा प्लस कार्डियोजेनिक शॉक, एक्यूट एआर प्लस चेस्ट पेन दोनों हो रहा है तो सस्पेक्ट एओर्टिक डिसेक्शन। अगर एक्यूट एआर प्लस राइट हार्ट फेलियर है तो सस्पेक्ट रप्चर ऑफ द साइनस, सस्पेक्ट रप्चर ऑफ द साइनस ऑफ वाल्सल्वा, वल्सल्वा। ओके, मैनेजमेंट में क्या करेंगे? नाइट्रोग्लिसरीन दे देंगे, ठीक है, एनटीजी या नाइट्रोक्लोसाइड भी दे सकते हैं। क्या करेगा? डायलेट करेगा एओर्टा को, क्या करेगा? डायलेट करेगा और एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट करेंगे। मतलब कि रिगर्जिटेट कर रहा है तो फिर डायलेट करेंगे पहले तो, या फिर एवी वाल्व रिप्लेसमेंट करेंगे। डेफिनेटली मैनेजमेंट तो यही है। क्रोनिक मान लो केस है, इटियोलॉजी क्या है पहली बात तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द इटियोलॉजी बिहाइंड व्हाई क्रोनिक एओर्टिक रिगर्जिटेशन takes place? So valve leaflet issue, rheumatic causes, quadri quadricuspid valve, टाकायसु आर्थराइटिस, ये सब मतलब लीफलेट इश्यूज इसकी वजह से ये होता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब रूट्स इशू, सिफिलिस, मार्फन सिंड्रोम, इलर्स डेंगोन सिंड्रोम, टाकायसु आर्थराइटिस, IgG4 रिलेटेड डिजीज, लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस, बेसेट्स डिजीज, कोगान डिजीज, ये वेरिएबल वेसल्स वेस्कुलाइटिस है, रूट इशू की वजह से होता है। नोट, टाकाइसो आर्थराइटिस इन्वॉल्व बोथ रूट एंड लीफलेट्स। यानी कि कोगान्स डिजीज इज इंटरस्टिशियल केराटिटिस प्लस एरोटाइटिस प्लस सेंसोरियल हियरिंग लॉस। आई विल रिपीट दिस, ठीक है। कोगान डिजीज जो रहती है उसमें इंटरस्टिशियल केराटाइटिस आंखों का, एओटाइटिस हार्ट के एओटा का, और कान का सेंसोरियल एसएनएच जो दिखेगा। तो इसका हीमोडायनामिक्स क्या है? देखो हीमोडायनामिक्स हर क्वेश्चंस की अपने डिस्कस की है। आई हैव डिस्कस एवरी क्वेश्चन ऑफ हीमोडायनामिक्स, तो आई विल डिस्कस आल्सो एट दिस पॉइंट आल्सो। So diastolic pressure gradient, normal ventricular systole, aortic diastolic pressure is equal to 80 mm of Hg. That ventricular diastolic pressure is 10 mm of Hg. So high gradient present होता है। aortic diastolic pressure जो है वो 80 है, लेफ्ट ventricular diastolic pressure है वो 100 है, 10 है। अब इन दोनों में देखना, compensated aortic valve, no back leak despite high pressure gradient। सो नॉर्मल डायस्टोल वेंट्रिकुलर मतलब कि डायस्टोलिक प्रेशर ग्रेडियंट है वो नॉर्मल वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। तो एएटिक डायस्टोलिक प्रेशर है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर है। compensate aortic valve, no back leak despite of high pressure gradient. अब ventricular diastole in AR, aortic valve incompetence is equal to or blood flow from the aorta to left ventricle। हीमोडायनेमिक्स है पर ये चीज होगी। तो हमने डायस्टोलिक प्रेशर ग्रेडियंट को एक हमने ये कह दिया। दूसरी बात ये है कि वैसोडाइलेटेशन, ठीक है, प्योर, ठीक है, प्रेशर इन द एओर्टा डिक्रीज, जिसकी वजह से जब एओर्टा में प्रेशर कम होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट भी कम होगा। सो उसकी वजह से लेस लीक होगा, मतलब ब्लड जो है वो लीक लेस होगा, जिसकी वजह से जब कोई एक्सरसाइज करेगा जिसकी वजह से वैसोडाइलेटेशन होगा, जिसकी वजह से मेक अ पेशेंट बेटर और उसको अच्छा लगेगा, आई एम सेटिस्फाइड। बट जब हम नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एओर्टिक रिगर्जिटेशन। बस यही कहानी है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है? डायलेट करता है इसको, एओर्टा को, वैसे के वैसे इसमें यूज किया जाता है। तो ये मतलब रिलीफ करता है पेशेंट को। जैसे सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, प्रेशर ग्रेडियंट इन एओर्टा बढ़ता है, प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ता है। जैसे मैंने उसमें क्या हो रहा, घट रहा था, अब सिस्टमिक हाइपरटेंशन मतलब कि एओर्टा में प्रेशर बढ़ा, प्रेशर ग्रेडियंट भी बढ़ा। सो उसकी वजह से ब्लड क्या हुआ? ज़्यादा लीक हुआ, मोर लीक हुआ। तो एक तो ये हो गया, एक हीमोडायनामिक्स में। अब नॉकटर्नल एंजाइना, रात को मतलब एक एंजाइना उसको कहते हैं नॉकटर्नल, जैसे कि ब्रेडिकार्डिया एट नाइट, मतलब हाँ जो पल्स थी वो घट गई, इसकी वजह से इंक्रीज फॉलिंग फीलिंग, इसकी वजह से ब्लड में फीलिंग फटाफट फटाफट शुरू हो गई, फीलिंग हो गई, जिसकी वजह से डायस्टोल प्रोलॉन्ग हो गया। और डायस्टोल प्रोलॉन्ग होते ही मोर ब्लड लीक होने लगा, और मोर ब्लड लीक होते ही ब्लड स्टोलन फ्रॉम द कोरोनरीज। तो बस कंपेंसेशन करने के लिए हमने 4 टर्म्स इस्तेमाल करेंगे। एक है इसेंट्रिक हाइपरट्रोफिक विद डायलेटेशन, एक है इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल टू राइज्ड, एक है लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर एलवीईडीपी नॉर्मल, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ईएसपी नॉर्मल। प्रेजेंटेशन माइल्ड या मॉडरेट एआर, ओकेशनल पाल्पिटेशन, सीवियर एआर, डिस्निया S3,
क्लिनिकल फीचर्स बात करेंगे। देखो, उसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करी थी, वैसे इस क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे। जैसे पल्स, कोलैप्सिंग पल्स, हाई वॉल्यूम पल्स, पल्सस डिस्फरेंज, डिस्फरेंज जैसे इसमें सुनाई देगा। ठीक है। बीपी की बात करें तो वाइड पल्स प्रेशर हिल्स साइन दिखेगा। हिल्स हिली एरिया होता है, वैसे हिल्स साइन दिखता है। जेबीपी की बात करें तो नॉर्मल है, मे बी एलिवेटेड इन वेरी टर्मिनल स्टेज ओनली। एपेक्स की बात करें हाइपर डायनेमिक है, डाउन और डाउन एंड आउट। हार्ड साउंड की बात करें तो S1 है वो सॉफ्ट सुनाई देगा, प्रीमेच्योर क्लोजअप। ठीक है। S2 है वो लाउड अगर सुनाई देता है तो रूट कॉजेज है, अगर सॉफ्ट सुनाई देता है तो लीफलेट कॉजेज है, अगर डिलेड सुनाई देता है समटाइम्स P2A2 है ऑल्सो सीन। अगर मान लो S3 पॉजिटिव है मतलब सुनाई देता है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कहेंगे। अब गाइस, S4 मैंने कहा था ओनली प्रेजेंट होना AS, नॉट प्रेजेंट होना AR। ठीक है। ओनली एएस पे प्रेजेंट होता है चौथी हाउस में दूसरी सुना मर्मर्स को एंड डायस्टोलिक मर्मर सुना जाता है। हाई पिच सॉफ्ट ब्लोइंग मर्मर, हाई पिच सॉफ्ट ब्लोइंग मर्मर। डिक्रेज, ठीक है, डिक्रीजेंडो मर्मर, ग्रेडियंट घटा मर्मर घटा, ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंटीरियर माइटल लीफलेट एसोसिएटेड विद द लो पिच मर्मर। ठीक है। कोले, कोलेशिली, ये क्या लिखा है, कोले, कोले सेसिल मर्मर, मर्मर रेडिएटिंग टू द एक्सिला, मतलब एक्सिला तक ये रेडिएट करता है मर्मर, उसको कहते हैं कोले सेसिल मर्मर। वाओ, कोले सेसिल, COLE। If I my pronunciation will be wrong, so you can also correct by your pronunciation and comment me why I am wrong and what is the correct pronunciation, if you are, if you can do so, kindly you can message on this. So guys, as we know that treatment is the most important of any disease. So first of all, symptomatic severe AR, so aortic valve replacement will be done. Ejection fraction, uh, asymptomatic severe AR 50, 55, 50 rule. This will be hampered in this, in which the ejection fraction is less than 50%, that particular end diastolic diameter more than 50 mm, aortic valve replacement. So till here we have done, and I hope you guys all interested. No one till now is a viewer or any counter viewer or chat thread. No problem, but I will continue. Now I will go for another topic, that is MVP. MVP, or sorry, mitral related mitral valve disorder. What is mitral valve? You know that right, mitral valve have two types: mitral stenosis, pneumatic heart disease, commissural fusion, fish mouth abnormality. Treatment: percutaneous balloon mitral valvotomy या commissurotomy. So guys, sorry for interruption. If you are so mitral stenosis, MS, rheumatic heart disease due to which commissural fusion, fish mouth abnormality. So treatment is percutaneous balloon mitral valvotomy or commissurotomy. Rheumatic heart disease with valvulitis. After 15 to 20 years, rheumatic heart disease MS plus MR is more than MS plus AR. I will repeat, MS plus MR is more than MS plus AR. मतलब कि AR is very rare as compared to MS. So rheumatic is one of the best cause of the MS. What is the hemodynamics of the? As we know that hemodynamics is very important. So during diastole, incomplete valve opening, due to which left atrial pressure will be raised. So mild to moderate cases, no symptoms. So increased lab not transmitted to the pulmonary vein. Severe cases of lab, severe cases of PCWP rise, due to which pulmonary hypertension takes place. So pulmonary hypertension, hypertensive tricuspid regurgitation (TR), hypertensive tricuspid regurgitation takes place. So classification of mitral stenosis on the basis of valve surface area. So MS, severe MS, very severe MS, progressive MS. If a very severe MS, listen properly. If a severe MS less than 1.5 centimeter square, very severe MS less than 1 centimeter square, progressive MS 1.5 centimeter square. So very severe MS, asymptomatic or symptomatic depends on that. What is the symptoms come? Symptoms come will be mild MS, asymptomatic, moderate MS, dyspnea on exertion, first symptom. Dyspnea on exertion, first symptoms.
Severe MS, dyspnea at rest plus pulmonary hypertension. So, in which the right ventricular hypertrophy plus TR takes place. Very severe MS, left ventricular failure. Other symptoms may hemoptysis, Ortner syndrome, compression of the recurrent laryngeal nerve, hoarseness of voice, voice will be hoarse, hoarseness of voice, dysphagia will take place. What are the clinical features? Pulse normal, BP normal, JVP elevated due to right ventricular hypertrophy. Apex, tapping apex, listen, tapping apex, loud S1. Sound about the S3, S4 will be not here. It's clear. Now we will focus on the S1 and S2. First of all, I will talk about the loud S1. Depends on the velocity of the closure, position of the leaflets at the end of the S1, timing, delayed closure, loud sound. S2, loud palpable P2. Not A2 P2 widening seen in the pulmonary hypertension plus right ventricular failure. Opening snap seen in the organic MS, increasing left atrial pressure. Note higher lap opening snap occurs earlier. Bas खत्म. Murmurs, low pitch mid diastolic murmur plus pre-systolic SATUation. So pre-systolic SATUation lost in a atrial fibrillation. Oh, very dangerous, but I will repeat slowly and understand. But main aim is to understand our topic, not to complete syllabus. It has been past 21 minutes of live session of streaming, but I will discuss this hard sound in a detail. Loud, ध्यान से loud aspect depend on velocity, position of the leaflets, velocity of closure. मतलब velocity कितनी है close होने की. Position of leaflets, where the position of the leaflets takes place at the end of the stop, and timing, delayed closure or early closure depend on that loud sound will be takes place. So in mitral stenosis, loud S1 will be here, lump sound will be very loud. In S2, sound hard sound will be loud palpable at P2, not A to P2 widening. ठीक है, जैसे हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, सेकंड हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब एओर्टा बंद होता है और पल्मोनरी वाल्व जो होते हैं वो क्लोज होते हैं और ए टू पी टू क्लोज होने की वजह से वो वाइडनिंग हो जाता है, थोड़ा सा डिलेड होता है. सीन इन द पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड राइट वेंट्रिकल फेलियर. आई होप यू गेट दिस. ओपनिंग स्टेप सीन इन द ऑर्गेनिक एमएस, इंक्रीजिंग लेफ्ट, ये सब है. अब देखो मरमर की बात करते हैं. लो पिच मिड डायस्टोलिक मरमर. What is plus presystolic accentuation? Note presystolic accentuation lost in atrial fibrillation. I hope guys we will move further. Severity of mitral stenosis depends on long duration of murmur, short S2 OS gap. What is the treatment now? Do you know the treatment of the mitral stenosis? Control tachycardia. For our first, our aim is to control the tachycardia. So beta blockers, verapamil, liltiazine, that will be preferred. Anticoagulants like oral vitamin K antagonist, that is risk of embolism. So left atrial clots will be मतलब ध्यान रखना है. One is a percutaneous mitral balloon valvotomy या commissurotomy. These are important. If it is fails, mitral valve replacement and MBR. Calcification of MS or associated moderate to severe MR plus left atrial clot, mitral valve replacement. Not mandatory to do transesophageal echo to detect left atrial clot. Not mandatory to. It's okay. So don't be in mistake of any patient with not to do transfer. So it is very important because left atrial clot will be so anticoagulant will be preferred. इसलिए ओरल विटामिन एंटागोनिस्ट दिया जाता है क्योंकि रिस्क ऑफ एम्बोलाइजेशन होता है, इसलिए हमें जरूरी है कि ट्रांसएसोफेजियल इको करना. एमआर की बात करें, माइट्रल रिगर्जिटेशन, एक्यूट माइट्रल होता है. ये क्या होता है? अब एक्यूट केस में माइट्रल रिगर्जिटेशन क्या करते हैं? एक्यूट केस अपने जानते हैं कि कोई भी एक्यूट केस है माइट्रल रिगर्जिटेशन का, तो एक्यूट केस में क्या करेंगे? एक्यूट केस में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं. हम सब जानते हैं कि एक्यूट केस में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं इनमें, तो वही हमारा एम है कि व्हाट विल बी डू इन द एक्यूट केसेस. सो माइट्रल एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन पेपिलरी मसल डिसफंक्शन हो जाता है, जिससे पेपिलरी मसल रप्चर हो जाता है. इंफीरियर वॉल एमआई, जिसमें राइट कैरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है. पी पोस्टीरियर मीडियल पेपिलरी मसल रप्चर हो जाती है.
इंफीरियर वॉल एम आई है, मतलब कि जो लीड है ट्रायंगल बनता है एक दो, तो मतलब इंफीरियर वॉल वाली एम आई है, मतलब माइक्रोडा इंफ्रैक्शन जो है उसमें राइट कोरोनरी आर्टरी बनती है, जिसकी वजह से पोस्टल मीडियल पेरिनेल मसल रप्चर हो जाती है। तो ये तो बात थी इसकी। अब क्रोनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन की बात करते हैं दोस्तों। क्रोनिक केस में क्या करेंगे, प्राइमरी एमआर, सेकेंडरी एमआर, प्रॉब्लम विद लिफलेट्स ड्यू टू एनुलर डायलिटेशन, कॉजेज क्या है, रूमेटिक हार्ट डिजीज, एमएस प्लस एमआर, मोस्ट कॉमनली डेवलपिंग कंट्री, ऐसे अपने भारत जैसे मोस्ट कॉमनली डेवलप एमबीपी, माइट्रल प्रॉब्लम्स, एसएलई और आरए ये कॉजेज है मतलब प्राइमरी एमआर के। अब सेकेंडरी एमआर के ड्यू टू एनुलर डायलिटेशन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, एनुलर डायलिटेशन, सेकेंडरी माइट्रल रिगर्जिटेशन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर रिमोडलिंग, एम माइट्रल रिगर्जिटेशन विजिट्स एमआर, ये इसके हैं। नाउ हीमोडायनेमिक्स, हीमोडायनेमिक्स क्या है मतलब, ये डिस्क इशू ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टम, व्हेन आफ्टर लोड डिक्रीज ब्लड फ्रॉम टू लेफ्ट वेंट्रिकल टू द वेंट्रिकल से एट्रिया में जाएगा, ठीक है, वो हीमोडायनेमिक्स है कि इशू इन लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सिस्टोल नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, व्हेन अफेक्ट आफ्टर लोड डिक्रीज ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रिया मूव करेगा, ठीक है। आगे बात करें तो फैक्टर इंप्रूविंग द और इन वर्सनिंग एमआर, कौन कौन से फैक्टर है जो इंप्रूव कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं एमआर, तो नाइट्रेट्स या नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोक्लोराइड डिक्रीज द प्रेशर इन एओर्टिक साइड, सम अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लो इनटू द एओर्टा, severe hypertension in MR, increase pressure on the aortic side, more resistance, blood moves to the left atria। ये है कंपेंसेशन की बात करें तो इसेंट्रिक हाइपरट्रोफिक विद डायलिटेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इसके मतलब कंपेंसेशन है। मतलब इसेंट्रिक मतलब सेंटर में इस तरफ है, हाइपरट्रोफिक मतलब बड़ा ट्रॉफी विद डायलिटेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो डायलेट करेगा। तो गाइस माइल्ड टू मॉडरेट एमआर में क्या करेंगे प्रेजेंटेशन में, एसिम्प्टोमेटिक ऑन प्लस ऑन एंड ऑफ पाल्पिटेशन। अगर सीवियर कम या डीकम्पेंसेशन एमआर है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर प्लस प्रीडोमिनेंट डिजीज। अब लेफ्ट एंड डायस्टोलिक प्रेशर है तो नॉर्मल है, उसमें राइज है। लेफ्ट एंड डायस्टोलिक से वॉल्यूम नॉर्मल है, उसमें राइज है। इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है, इसमें डिक्रीज है, नॉर्मल और डिक्रीज। अल्टीमेटली माइल्ड मॉडरेट टू ईवीआर में सीवियर एमआर में डिफरेंस बताया गया है इस टेबलेट फॉर्म में, आप देख सकते हो क्लियरली। तो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में सीवियर डिकम्पेंसेशन एमआर, तो एसिम्प्टोमेटिक ऑन एंड ऑफ नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, ये इसका एम है। सो आगे मूव करेंगे तो इसके क्या कहते हैं क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे। आई होप टॉपिक आप भूले नहीं हो, इस टॉपिक का नाम है माइट्रल रिगर्जिटेशन। आपको पता है माइट्रल रिगर्जिटेशन क्या होता है, अगर बेसिक्स नहीं है क्लियर तो एक बार आप देख लेना बुक में, ये तो अपने रिवीजन है, फास्ट चल रहे हैं पर समझ के चलना। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्यूडो कोलैप्सिंग पल्स या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, पल्सस अल्टरनेंस या पल्सस डाइक्रोटिकस। अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, जेबीपी नॉर्मल है, हाइपरडायनेमिक एपेक्स में डिस्प्लेस डाउन एंड अप। अब देखो इसमें S1 सॉफ्ट है, पुअर कोएप्टेशन ऑफ द वाल्व लीफलेट्स, डीपी बाय डीटी ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन नॉट गुड, ठीक है। अर्ली A2 एंड नॉर्मल P2, वाइड स्प्लिट S2। S3 की बात करें हियर इवन विदाउट फेलियर। S4 की बात करें नो नॉट हियर। मर्मर की बात करें पेन सिस्टोलिक मर्मर, हाई पिच सीन इन एपेक्स, सॉफ्ट ब्लोइंग मर्मर, रेडिएट्स टू एक्सिला। ये वापिस से वैसी बात है कि जो मर्मर है वो रेडिएट्स टू एक्सिला कर रही है, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं है कि जो रेडिएट्स नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। नोट myxomatous degeneration MVP plus MR. MVP can produce click plus murmur on hyperdynamic auscultation. Left ventricle size decreases, chorda stretch decreases, prolapse increases, click will more closer to S1, long duration murmur, Valsalva and standing. HCM MVP. HCM intensity of the murmur raised, MVP duration of the murmur raised। तो इस बात में हमें ये पता चला कि देखो बीपी जेवीपी सब नॉर्मल आ रहा है इसमें, ठीक है। एपेक्स जो है हाइपरडायनामिक एपेक्स सुनाई देता है, S1 सॉफ्ट सुनाई दे रही है, S4 तो इसमें सुनाई नहीं देगी, मैंने पहले ही कहा था कि S1 सुनाई देगी एडिक रिगर्जिटेशन, बाकी कहीं सुनाई नहीं देगी।
एओर्टिक स्टीनोसिस में ही ओनली सुनाई देगी, बाकी कहीं सुनाई नहीं देगी। अब S3 हियर इवन विदाउट फेलियर, साउंड कैसी सुनाई तो देती है पर विदाउट फेलियर। पेन सिस्टोलिक मर्मर सुनने देता है, हाई पिच सीन इन अपेक्स, वही सब कहानी है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे अब? एमआर का सर्जिकल रिपेयर इफ ट्राइड फर्स्ट, फर्स्ट हम प्रायोरिटी रखेंगे सर्जरी का। इफ इट इज फेल्स सो रिप्लेस करनी। इंडिकेशन ऑफ सर्जरी रिपेयर, सिम्टोमेटिक केसेस में तभी सर्जरी करनी। एसिम्टोमेटिक केसेस में देखेंगे 60-40 वाला रूल है। इजेक्शन फ्रैक्शन अगर लेस देन 60% है तो करेंगे, या लेफ्ट एंडाइस्टेलिक सिस्टोलिक डायमीटर जो है वो मोर देन 40 mm तब करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द पार्ट 2 वीडियो, and and I hope you guys like this 30-minute, half an hour of session of CBS part 2. I will continue this on a part 3 of next PDF. Till now, thank you for watching this video. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण भगवान, राधे राधे।